गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं शिखा सिंह और गृह विज्ञान के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, जो भी मेरे स्टूडेंट्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ आप मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक ज़रूर करें। मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करा रही थी और टेक्सटाइल से संबंधित मैंने आपको 9 टॉपिक पढ़ा दिया है और उसे क्या क्या प्रश्न आते हैं इसी के बारे में मैं यहाँ चर्चा कर रही थी। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी आपके लिए डाल दिया है और दूसरा वीडियो ये मैं आपके लिए बना रही हूँ क्योंकि बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि मैम प्लीज़ आप जो है वीडियो कंटिन्यू कर दो। तो यस, मैं वीडियो कंटिन्यू करती हूँ और मैं आपको आगे पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ। और जो भी टॉपिक मैंने पढ़ा दिए उससे संबंधित जो भी प्रश्न आ चुके हैं पेपर में उसी पे हम चर्चा करेंगे। आज मैं एक एक क्वेश्चन बोलते जाऊंगी और उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण है चीज़ें मैं आपको बताते जाऊंगी। जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन है कपड़े की लंबाई चौड़ाई को वांछित दशा में लाना क्या कहलाता है? टेंटरिंग। ये देखिए परिसज्जा का जो आपका फिनिशिंग का जो चैप्टर है उससे एक क्वेश्चन है। बहुत तरह की परिसज्जाएँ होती हैं, यांत्रिक परिसज्जा होती है, रासायनिक परिसज्जा होती है। आपको परिसज्जा का पूरा चैप्टर ही मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन ऐसे बीच बीच में जो प्रश्न आते जा रहे हैं वो भी आप देखते जाइए, आपके दिमाग में बैठता चलेगा कि हाँ ये चीज़ें जो है परिसज्जा के चैप्टर से हैं। तो कपड़ों की लंबाई चौड़ाई को वांछित दशा में लाना टेंटरिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षार के गर्म व सांद्र घोल में ऊन और सिल्क के तंतु घुल जाएंगे। क्योंकि देखिए ऊन और सिल्क जो है इसके लिए क्या अच्छा रहेगा, इसके लिए आपका अम्ल अच्छा होता है, एसिड अच्छा होता है। क्षार जो है, यदि क्षार का हम प्रयोग करते हैं गर्म और सांद्र घोल का तो इससे हमारे जो इसके फाइबर होंगे, रेशे होंगे, वो घुल जाएंगे। फिर है लिनन और सूती वस्त्रों से दाग को मिटाने हेतु क्या यूज़ करते हैं? यदि आपके लीलन के कपड़े पे, आपके सूती वस्त्र पे किसी प्रकार के दाग लग जाएं तो आप यदि अल्प मात्रा में क्षार का प्रयोग करते हैं तो उससे इसके दाग को मिटाया जा सकता है। फिर है जब 2 या 2 से अधिक पूरक रंग किसी पोशाक पे लगाए जाते हैं तो, यानी 2 पूरक और कॉम्प्लीमेंट्री रंग कलर यूज़ जब आप करते हैं किसी कपड़े पे तो प्रत्येक रंग पहले से अधिक गहरा लगेगा क्योंकि दोनों रंगों का प्रभाव एक साथ प्रभावी होता है। कलर का भी आपको चैप्टर मुझे पढ़ाना है। इससे देखिए आपको ये भी क्लियर होता जाएगा कि हमको टेक्सटाइल में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रेयान से बने वस्त्र धोते समय धीरे धीरे दबाना और मलना चाहिए क्योंकि पानी में भिगोने पर इनकी ताकत कम हो जाती है। रेयान के कपड़े जो होते हैं वो सूखी अवस्था में तो मजबूत होते हैं, लेकिन जब वो गीली अवस्था में होते हैं तब आपको, जब भी ये पानी में होते हैं तो इनकी ताकत क्या होती है, इनकी पानी में ताकत जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, फिर देखिए मोयरिंग निर्मित होता है। मोयरिंग भी एक प्रकार की परिसज्जा है जिसमें से वस्त्रों को गर्म रोलर्स के बीच से गुजारा जाता है और जो वस्त्र पर डिज़ाइन बनती है वो लहरदार बनती है। ठीक है, उसी को बोलते हैं मोयरिंग। फिर है परिधान जो होता है, यानी जो वस्त्र होते हैं आपके उसमें क्षैतिज रेखाएं किस पे अच्छी लगेंगी? क्षैतिज रेखाएं तो ये पतली और पतली स्त्री जो होती हैं उन पे क्षैतिज रेखाएं अच्छी लगती हैं, क्योंकि यदि क्षैतिज रेखाओं से निर्मित वस्त्र को कोई मोटी व्यक्ति या महिला पहन ले तो वो और भी मोटी लगेगी। जेबल वाटर किस प्रकार यूज किया जाता है? तो वो ब्लीचिंग अभिकर्ता के रूप में यूज होता है। दबाने, मोड़ने एवं सिकुड़ने के पश्चात पुनः अपना आकार प्राप्त कर लेना क्या कहलाता है? रेजिस्टेंसी। फिर है स्टेपल तंतु के उदाहरण है। मैंने आपको अभी इसके पहले वाले वीडियो में बताया था स्टेपल फाइबर और फिलामेंट में क्या अंतर है। तो स्टेपल फाइबर जो होते हैं वो छोटे रेशे होते हैं जिनको हम सेंटीमीटर में नापते हैं और उसका एग्जाम्पल है ऊन, कपास, लिनन। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रेशम को छोड़ के जितने भी प्राकृतिक तंतु होते हैं वो स्टेपल फाइबर के अंतर्गत ही आते हैं। रेशम क्या है? रेशम स्टेपल तंतु नहीं है, इसके लंबे रेशे होते हैं इसलिए ये फिलामेंट में आ जाता है। फिर है लिनन। लिनन कैसा रेशा? ये वानस्पतिक रेशा है क्योंकि ये हमें वानस्पतिक जगत से प्राप्त होता है। ऊन जलने के बाद कैसा लगता है? ऊन जलने के बाद काले दाने देती है। ठीक है, फिर है सूती वस्त्रों को पारदर्शी और कड़ा करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? तो कास्टिक सोडा से क्रिया कराया जाता है। आपने एक परिसज्जा सुनी होगी मर्सराइजिंग, जो कि एक रासायनिक परिसज्जा है जो कि सूती वस्त्रों पे की जाती है, उसमें कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है। फिर एक खनिज तंतु है। खनिज तंतु कौन कौन से हैं? एस्बेस्टस है, सोना, चांदी, ये सारे जो होते हैं खनिज तंतु के अंतर्गत आते हैं। फिर है बुने हुए वस्त्रों को माड़ की आवश्यकता नहीं होती है, यानी हम जो भी बुने हुए वस्त्र ठंडक में प्रयोग करते हैं उसमें हमको माड़ की आवश्यकता नहीं होती है।
फिर है क्षारीय अभिकर्ता का प्रयोग वानस्पतिक दाग को हटाने के लिए किया जाना चाहिए। सिलाई की मशीन भारी चलती है, यानी सिलाई की जो मशीन हम यूज़ करते हैं कब भारी चलती है, जब तेल व सफाई की कमी हो जाए। फिर कपास का रेशा, इसकी हाइट पूछा था तो कितनी लंबाई होती है कपास के रेशों की, तो 1.5 से 2 इंच इसकी लंबाई होती है। ये टीजीटी के एग्जाम में आया था सन 2013 वाली विज्ञप्ति में। फिर है रासायनिक रूप से नायलॉन क्या है। नायलॉन एक पॉलीमाइड है। यह भी जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ है विज्ञापन संख्या 47 उसमें यह प्रश्न आया हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर है भार प्रति इकाई लंबाई या लंबाई प्रति इकाई भार इंगित करता है किसको, धागे की संख्या को। यदि आप छोटी और मोटी यानी आपकी हाइट कम भी है और आप हेल्दी भी है तो आपको लंबा और पतला दिखने के लिए क्या करना होगा, आपको पूर्ण लंबाई का परिधान जिसका काट जो होती है, जिसकी जो काट है वो प्रिंसेस लाइन हो। यदि आप ऐसे वस्त्र पहनेंगे तो आप यदि छोटे और मोटे हैं तो आप कैसे दिखेंगे, आप लंबे और पतले दिखेंगे। फिर है रेशम के तंतु का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट। रेशम के तंतु का उत्पादन सर्वप्रथम चीन में हुआ था। फिर है परिधान में क्षैतिज रेखाएं जचेंगी, अभी आया था ये क्वेश्चन और फिर रिपीट हो रहा है। क्षैतिज रेखाएं जो हैं ये आपकी, क्षैतिज मतलब हॉरिजेंटल रेखाएं, ठीक है, जिसको हिंदी में कन्फ्यूज़न हो वो हॉरिजेंटल रेखाएं समझे। तो ये जो है पतली स्त्रियों पे अच्छा लगता है। फिर दिया है हेक्सामिथाइल डाइअमीन एंड एडिपिक अम्ल बहुलक हैं किसके, नायलॉन 66 के। साबुन की अपेक्षा संश्लेषित अपमार्जक सफाई के लिए अच्छे होते हैं क्योंकि कठोर जल में अवक्षेपित नहीं होते हैं। कीड़ों तथा फफूंदी से सबसे कम प्रभावित होता है। कौन से तंतु जो होते हैं, रेशे जो होते हैं वो सबसे कम कीड़े और फफूंदी से प्रभावित होते हैं, तो वो है संश्लिष्ट तंतु। सैनिटाइजिंग क्या होता है, सैनिटाइजिंग भी एक प्रकार की परिसज्जा है जिसमें क्या है, वस्त्र धुलाई के बाद सिकुड़ेगा नहीं, ऐसा इसमें होता है। स्टूडेंट्स मैंने आपको कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं और आगे भी मैं आपको इसमें और आगे बढ़ रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी कॉपी पे लिख लेंगे। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर में आ चुके हैं। आगे देखिए, चिकनाई के धब्बे हटाने के लिए कौन सी विधि प्रयोग करते हैं, तो चिकनाई के धब्बे हटाने के लिए हम अवशोषक विधि का प्रयोग करते हैं। मर्सराइजिंग परिसज्जा किस पे की जाती है, अभी मैंने आपको पीछे बताया था। मर्सराइजिंग की जो परिसज्जा होती है जिसमें कास्टिक सोडा का प्रयोग होता है, इसको सूती वस्त्रों पर किया जाता है। फिर है रेयान के निर्माण में कच्चे पदार्थ के रूप में क्या यूज होता है, तो रेयान के निर्माण में कच्चे पदार्थ के रूप में कपास एवं बांस का प्रयोग किया जाता है। ऊनी वस्त्र को कैसे धुलते हैं, तो ऊनी वस्त्र जो होता है उसको शुष्क धुलाई विधि इसके लिए बेस्ट रहती है। फिर है काला रंग किसका प्रतीक है, तो काला रंग दुख का प्रतीक होता है। जैसे देखिए स्टूडेंट, सारे रंग जो होते हैं वो किसी न किसी चीज़ के प्रतीक होते हैं, उसी प्रकार जो काला रंग होता है वो दुख का प्रतीक होता है। ऊन का यहाँ पे पूरा आपका वो बता रहा है कि कंपोजिशन किससे किससे मिलके बना है, कितने % उसमें कार्बन है, कितना ऑक्सीजन है, कितना नाइट्रोजन है, कितना हाइड्रोजन है, कितना सल्फर है। ये एक बार टीजीटी में आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए 49 से 50% कार्बन पाया जाता है उनमें, 23 से 24% ऑक्सीजन पाया जाता है, 16% नाइट्रोजन पाया जाता है, 7% हाइड्रोजन पाया जाता है और 4% सल्फर पाया जाता है। ठीक है, यानी ऐसे मोटा मोटी याद रखिए कि 50% कार्बन, 24% ऑक्सीजन, 16% नाइट्रोजन, 7% हाइड्रोजन और 4% सल्फर भी पाया जाता है ऊन में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, फुलकारी कहाँ की कढ़ाई है, तो फुलकारी पंजाब की है। मुर्री कहाँ की है, तो मुर्री लखनऊ की है। कसूती कहाँ की है, कसूती कर्नाटक की है। कांथा कहाँ के लिए फेमस है, कांथा बंगाल की कढ़ाई है। फिर है जरी की कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है, तो जरी की कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध शहर हमारा बनारस है। फिर है अवरोधक छपाई के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो अवरोधक छपाई के लिए हम गोंद का प्रयोग करते हैं। मानव निर्मित तंतु है रेयान। कपास का रासायनिक नाम है सेल्यूलोजी। तने वाले तंतु हैं लिनन, जूट और हेम्प। कापोक किससे प्राप्त होता है, कापोक वृक्ष से प्राप्त होता है। वस्त्रों में कैलेंडरिंग क्यों की जाती है, इससे क्या होगा, सिकुड़न दूर करने और चमक लाने के लिए हम वस्त्रों पे कैलेंडरिंग करते हैं। कैलेंडरिंग करना मतलब वस्त्र को एक साथ प्रेस करना, यानी लगभग एक बार में 140 मीटर कपड़े इसमें प्रेस किए जाते हैं जिससे वस्त्रों पे चमक आ जाती है। फिर है कुर्ता बनाते समय आपको कितने कपड़े की ज़रूरत होगी, तो लंबाई का दुगना प्लस बाह की लंबाई का कपड़ा लेंगे। फिर है मानव शरीर के उभारों, ढलावों और रेखाओं के अनुकूल आकार देने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तो स्टूडेंट्स हम डार्ट का यूज़ करते हैं। बहुत तरह के डार्ट होते हैं, मैं आपको बताऊंगी, नेट में यहाँ से भी प्रश्न आते हैं।
फिर है परिधान में कटे किनारे को मोड़ने के लिए ऑरेव पट्टी का प्रयोग किया जाता है। रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल में जो थर्ड स्टेज होती है प्यूपा, मैंने बताया था आपको पीछे, अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा, तो प्यूपा जो थर्ड स्टेज होती है इसी में वो तंतु पैदा करता है। फिर है करघे के हार्नेस द्वारा ताने के धागे को ऊपर उठाने की प्रक्रिया जिसमें शटल नीचे से गुजर सके उसे कहते हैं सेडिंग। वह विधि जिसमें कोकून, जो हमारा ककून होता है उसको गर्म पानी में डाल के नरम किया जाता है और धागा को ढूंढा जाता है। इस प्रक्रिया का क्या नाम है? तो इस प्रक्रिया को थ्रोइंग कहते हैं। और जब हम सिल्क का रेशा बनाते हैं तो इसमें इस थ्रोइंग प्रक्रिया का हम प्रयोग करते हैं। कांचीपुरम सिल्क कहाँ के फेमस है? तो कांचीपुरम जो है तमिलनाडु का फेमस है। ये प्रश्न जो है अभी मैंने विज्ञापन संख्या 47 के पेपर में देखा है, ये प्रश्न आया हुआ है। फिर है एसीटेट वस्त्र के तंतुओं की निर्माण शुष्क कताई विधि द्वारा की जाती है। फिर सूती सफ़ेद वस्त्रों में से ताजे खून के धब्बे हटाने के लिए तनु अमोनिया के घोल से इसको हम हटा सकते हैं। हमारे जो सल्फर डाइज होते हैं ये जल में अघुलनशील होते हैं। रेशा जो अग्नि से प्रभावित नहीं होता, अम्ल असर नहीं होता उस पर, वह प्लाइबल है, वो है आपका एस्बेस्टस, यानी इस पे अग्नि का कोई प्रभाव नहीं है, अम्ल का कोई प्रभाव नहीं है, वो रेशा है एस्बेस्टर। फिर है मोयरिंग जो होती है वो एक यांत्रिक परिसज्जा होती है। फिर है एक दिशा परिधान के लिए लंबवत, खुला और क्षैतिज लेआउट उपयुक्त है। दोहरा मुड़ा कैसा है? उपयुक्त नहीं है। सिले हुए वस्त्रों में गॉटेड है। क्या होता है गॉटेड? वस्त्र पर जुड़ा तिकोना कपड़ा जो कि चौड़ाई बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं गॉडेट। फिर है ग्रीस के दाग हटाने के लिए हम मुल्तानी मिट्टी या फ्रेंच चाक का यूज़ करते हैं। फिर है सैनिटाइजिंग, ये वस्त्र धुलाई के पश्चात सिकुड़ेगा नहीं, इस बात की गारंटी देता है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएं, अब आपका काम है इसको लिखना। और ये प्रीवियस ईयर के चूँकि पेपर ही हैं तो आपकी एक तरह से रिवीजन भी हो रही है, जो भी बच्चे टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, और बहुत सारे प्रश्न आपको इसमें से रिपीटेड मिल जाएंगे। ये बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है और आप इसको अच्छे से लिखिए, अपनी कॉपी में समझने की कोशिश करिए। और आपसे और जो भी नए प्रश्न बनते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में शेयर करिए कि हाँ मैम इससे ये भी प्रश्न बन सकता है, यह भी प्रश्न बन सकता है। तो इससे मुझे लगेगा कि आप भी वीडियोज़ को देख रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, पूरा अंत तक चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे पास जो भी पार्ट टाइम जो भी समय बचता है मैं इस तरह की सेवा आपको दे रही हूँ और आप उसका सदुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग की डिमांड पे ही मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। मेरे पास समय का अभाव है लेकिन फिर भी मैं ये काम जो है कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप उसका लाभ उठाएँ और अपने जीवन में आगे बढ़ें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।